नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज की यह वीडियो पूरे यूट्यूब पर नंबर 1 साबित होगी, क्योंकि सोशल साइंस क्लास 6, 7, 8 जियोग्राफी के वही प्रश्न करवाऊंगा जो परीक्षा में सर्वश्रेष्ठ साबित होंगे। संपूर्ण वीडियो में संपूर्ण जियोग्राफी भूगोल को पूरी तरह खत्म किया गया है। इस वीडियो में हर प्रकार के क्वेश्चन को सम्मिलित किया गया है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी इसमें सम्मिलित किया गया है, जिससे आपको पता चलेगा कि ज्योग्राफी के अंतर्गत किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यह वीडियो पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर आ चुका है कि कथनों पर विचार करके सही विकल्प चुने। कथन ए कहता है कि भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। कथन बी कहता है कि उत्तर लद्दाख से दक्षिण कन्याकुमारी तक का विस्तार 3200 किलोमीटर तक है। कथन सी कहता है कि पूर्व अरुणाचल प्रदेश से पश्चिम कच्छ तक का विस्तार 2900 किलोमीटर तक है। कौन सा कथन यहाँ पर सही होगा? केवल ए सही होगा, केवल बी, ए और बी, ए बी और सी। तो यहाँ पर कौन सा कथन सही हो जाएगा? सही कथन यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर 4। तीनों ही कथन यहाँ पर कैसे दिए गए हैं? बिल्कुल सही कथन दिए गए हैं। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 किलोमीटर। ये कह सकते हैं 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। और अगर उत्तर से दक्षिण की बात करें तो कितने किलोमीटर का विस्तार है? 3200 किलोमीटर का विस्तार है। और पूरब से पश्चिम का विस्तार कितना है भारत का? 2900 किलोमीटर तक का विस्तार है। तो कह सकते हैं यहाँ पर सभी जो कथन दिए गए हैं वो सभी यहाँ पर राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि कथन पर विचार करके सही उत्तर चयन करें। कथन ए कहता है कि बुध सूर्य के सबसे नजदीक है। कथन बी कहता है यह सूर्य का चक्कर 88 दिन में पूरा करता है। केवल ए, केवल बी, ए और बी या कोई नहीं। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? जो बुध है ये बुध सूर्य के सबसे नजदीक है। बिल्कुल सही कथन है यहाँ पर। यह सूर्य का चक्कर कितने दिन में पूरा करता है? 88 दिन में पूरा करता है। ये भी कथन यहाँ पर कैसा है? बिल्कुल सही है। तो दोनों ही कथन यहाँ पर सही हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुका है 3। कथन ए कहता है कि शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। कारण कहता है इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। क्या हो सकता है? केवल ए होगा या केवल बी, ए और बी या कोई नहीं। राइट आंसर भी यहाँ पर हो जाएगा ए और बी। जो क्या है? जो शुक्र ग्रह है वो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। क्यों माना जाता है? उसका कारण क्या है? इसका कारण है कि ये जो शुक्र ग्रह है ये पृथ्वी के आकार एवं आकृति में लगभग पृथ्वी के ही समान है, इसलिए इसको पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि भोर का तारा किसे कहते हैं? किसका तारा? भोर का तारा किसको कहते हैं? भोर का तारा कहते हैं शुक्र को। भोर का तारा भी शुक्र को कहते हैं, सांझ का तारा भी शुक्र को कहते हैं, पृथ्वी की बहन भी शुक्र को कहते हैं। इतना बात आप सभी लोग याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुका है 4। मानचित्र के घटक कौन कौन से हैं? दूरी, दिशा, प्रतीक, चाल, कौन कौन से घटक होते हैं मानचित्र के? यहाँ पर कौन सा कथन सही हो जाएगा? अगर सही कथन की बात करें, मानचित्र के प्रमुख 3 घटक होते हैं। वो 3 घटक कौन कौन से होते हैं? दूरी होती है, दिशा होती है और प्रतीक होते हैं, लेकिन चाल नहीं होती है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? ए बी सी। किस ऑप्शन में है ए बी सी? ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट हो जाएगा। मानचित्र के 3 घटक होते हैं, दूरी, दिशा, प्रतीक। यहाँ पर बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट की, आपके लिए यहाँ पर पॉइंट के साथ उत्तर को लेकर आए हैं। अगर आपने इन पॉइंट को अच्छे ढंग से कवर कर लिया तो आप सब कुछ कर सकते हैं, यानी कि आप बिल्कुल आसान तरीके से एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो यहाँ पर बात करेंगे अगर भौतिक मानचित्र की, अगर पूछ ले कि भौतिक मानचित्र क्या होता है? पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र भौतिक मानचित्र या उच्चावच मानचित्र कहलाते हैं। कैसे मानचित्र? भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहलाते हैं। कौन कौन सी आकृतियां ये दर्शाते हैं? पर्वत, पठार, मैदान, नदियां एवं महासागर। अगर आपसे पूछ ले कि राजनीतिक मानचित्र क्या होता है? राजनीतिक मानचित्र का मतलब होता है राज्य, नगरों, शहरों, गांव और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को कहते हैं राजनीतिक मानचित्र।
अगर आपसे पूछ ले कि थीमेटिक मानचित्र क्या होता है, कैसा मानचित्र, थीमेटिक मानचित्र। कुछ मानचित्र विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं, जैसे कि सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योग आदि के वितरण को दर्शाने वाले मानचित्र क्या कहलाते हैं, थीमेटिक मानचित्र कहलाते हैं। यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है कि मानचित्र के 3 घटक हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक, जो कि हम आपको बता चुके हैं। मानचित्र के प्रमुख 3 घटक हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुका है 5। 5 कहता है कि बिंद एवं सतपुड़ा के बीच कौन सी नदी बहती है? नर्मदा तथा तापी, नर्मदा तथा गंगा, कावेरी तथा तापी या सिंधु नर्मदा। तो कौन सी नदी बहती है बिंद एवं सतपुड़ा के बीच में, कौन सी नदी बहती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, नर्मदा तथा तापी, जो कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं, उल्टी बहने वाली नदियां हैं, ठीक। ये कहां पर स्थित है? ये बिंद एवं सतपुड़ा के बीच में बहने वाली नदियां हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। यहां पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 6। सही कथन चुने। प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। तो यहाँ पर कौन सा कथन सही होगा? ये तो बात यहाँ पर सत्य है कि लगभग 8 मिनट का समय लगता है सूर्य को पृथ्वी तक पहुंचने में, परंतु प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। ये भी कथन कैसा है? बिल्कुल सही कथन है। कहने का मतलब है कि दोनों ही कथन यहाँ पर कैसे दिए गए? बिल्कुल सही कथन दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 इसका राइट होगा, ए और बी। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि कौन से कथन पृथ्वी के बारे में सही हैं? हमने आपके लिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिनकी एग्जाम में आने की पूरी आशंका है, संभावना है। तो यहाँ पर कथन ए कहता है कि पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, इसी कारण इसको भू आब कहा जाता है। सूर्य से दूरी के हिसाब से यह तीसरा ग्रह है, आकार में 5वां ग्रह है। तो कौन सा कथन यहाँ पर सही होगा या गलत होगा? कथन नंबर 1 की बात करें, यानी कि ए की बात करें, पृथ्वी ध्रुवों के पास कैसी है? चपटी है, थोड़ी चपटी है, और बीच में कैसी है? उभरी हुई है। ये भी आप याद रखेंगे, बीच में उभरी हुई है और ध्रुवों पर चपटी हुई है, इसी कारण इसको क्या कहते हैं? भू आब कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? भू आब कहते हैं। बिल्कुल राइट कथन दिया गया है। सूर्य से दूरी के हिसाब से यह तीसरा ग्रह है। बिल्कुल सही बात है। सूर्य से दूरी के हिसाब से ग्रहों का क्रम कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नंबर 1 पे है बुध, उसके बाद है शुक्र, उसके बाद कौन सा है? पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ठीक। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, शनि, अरुण, वरुण, इस प्रकार से इनका क्रम है। याद रखेंगे आप सभी लोग। कथन नंबर सी की बात करें, आकार में कौन सा है? 5वां ग्रह है। ये भी कथन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो तीनों ही कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं। ए, बी और सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम यहाँ पर पूछ लिया गया है आपसे, तो बताना है। तो यहाँ पर कौन सा क्रम सही हो जाएगा, ठीक। तो कौन सा क्रम यहाँ पर दोस्तों सही होगा? सबसे पहला ग्रह कौन सा है? बुध। बुध आपको किस ऑप्शन में नजर आया? ऑप्शन नंबर 3। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, शनि, अरुण, वरुण, यही क्रम होता है सूर्य से दूरी के अनुसार। एग्जाम में ये क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट हो चुका है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोग याद रखेंगे। अवरोही क्रम या आरोही क्रम में भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, यानी कि उल्टे क्रम में। तो राइट आंसर यहाँ पर हो चुका है आपका ऑप्शन नंबर 3, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ठीक। यहाँ पर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए कहता है कि बंगलुरु दक्कन का पठार पर अवस्थित है, जहां से इसका नाम सिलिकॉन पठार पड़ा। देश में सबसे पहले सूचना प्रौद्योगिकी नीति की घोषणा कर्नाटक की राज्य सरकार ने की थी। कौन से कथन सत्य हैं? केवल ए है, केवल बी, ए और दो दोनों, ना तो ए ना ही दो। कौन सा यहाँ पर सही होगा? जो बंगलुरु दक्कन का पठार है, ये कहाँ पर स्थित है? पठार पर अवस्थित है। बंगलुरु दक्कन का पठार पर अवस्थित है, जहां से इसका नाम क्या पड़ा? सिलिकॉन पठार पड़ा। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये फैक्ट एकदम सही है, याद रखेंगे आप सभी लोग। देश में सबसे पहले सूचना प्रौद्योगिकी नीति की घोषणा किस राज्य में की गई थी? कर्नाटक राज्य में की गई थी। ये भी पॉइंट कैसा है? बिल्कुल करेक्ट है। कह सकते हैं यहाँ पर दोनों ही कथन सही दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होगा, ए और दो दोनों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुका है 10। कितना? 10।
पहाड़ी ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए निम्न में से कौन सी विधि सबसे उपयुक्त आपको बतानी है। सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी होगी? समोच्च रेखीय जुताई, रक्षक मेखला, मल्चिंग विधि या इनमें से कोई भी नहीं। तो राइट आंसर की अगर बात करें जो सबसे उपयुक्त होगी पहाड़ी ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए, उसका नाम क्या है? उस विधि का नाम हो जाएगा यहाँ पर समोच्च रेखीय जुताई। क्या होगा दोस्तों? समोच्च रेखीय जुताई सर्वाधिक उपयुक्त हो जाएगी मृदा अपरदन को रोकने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों में। अब बात करेंगे इससे जुड़े प्रमुख पॉइंट की। ठीक, यहाँ पर पॉइंट की बात करें तो इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक, इस प्रकार से अब आपको यहाँ पर हम बताएंगे। मृदा निम्नीकरण तथा संरक्षण के उपाय, वनोन्मूलन, अतिचारण, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, वर्षा दोहन, भूस्खलन और बाढ़ है किसके? मृदा निम्नीकरण के यही कारण होते हैं। वनोन्मूलन, अतिचारण, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक। अगर बात करें मृदा संरक्षण की कुछ विधियां हैं, क्या है? कुछ विधियां हैं जिसमें विधि नंबर 1 आ चुकी है मल्च बनाना। क्या बनाना? मल्च बनाना। पौधों के बीच अनावरित भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल ढक दी जाती है जिससे मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है। क्या रुकी रहती है? मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है। बात करें यहाँ पर पॉइंट नंबर नेक्स्ट की। ठीक, तो यहाँ पर वेदिका फार्म भी है। चौड़े समतल सोपान तथा वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं। कैसे ढालों पर बनाए जाते हैं? तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो। इनसे पृष्ठीय प्रवाह और मृदा अपरदन कम होता है। ठीक, समोच्च रेखीय जुताई की अब बात करेंगे। किसकी? समोच्च रेखीय जुताई। यह पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समांतर जुताई ढाल के नीचे बहते हुए जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है। बिल्कुल सही कथन है। रक्षक मेखला भी है। तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं। कहाँ, कैसे लगाए जाते हैं? वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं? रक्षक मेखलाएं कहते हैं, ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। ये चित्र किसका है? ये रक्षक मेखला का है, जिसमें कतार में वृक्ष को लगाया गया है जो कि भूमि अपरदन को रोकने का काम करते हैं। बात करें यहाँ पर समोच्च रेखीय की। किसकी? समोच्च रेखीय भी यहाँ पर देख लेते हैं। समोच्च रेखीय रोधिकाएं। समोच्च रेखाओं पर रोधिकाएं बनाने के लिए पत्थरों, घास, मृदा का उपयोग किया जाता है। रोधिकाओं के सामने जल एकत्र करने के लिए खाइयां बनाई जाती हैं। ठीक, बात करेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुका है 11। कौन सा? 11 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको करना है सूची ए के साथ सूची 2 को मिलाना है। ठीक, और कूट में सही उत्तर चुनना है। स्थानांतरणशील कृषि का नाम दिया गया है और एक तरफ स्थान दिया गया है। ठीक, तो स्थानांतरण कृषि के ये नाम होते हैं, भिन्न भिन्न क्षेत्रों में पुकारे जाते हैं। आपको बताना है कि किस क्षेत्र में कौन सा नाम पुकारा जाता है। ठीक, तो बात करें यहाँ पर झूमिंग की। किसकी? झूमिंग आपका उत्तर पूर्वी भारत में पुकारा जाता है, तो इसका तो मिलान हो जाएगा उत्तर पूर्वी के साथ। यहाँ पर ये मिल्या नहीं लिखा है, यहाँ पर लिखा है मिल्पा। क्या लिखा है दोस्तों? मिल्पा। मिल्पा कहाँ पर कहा जाता है? मलेशिया में नहीं कहा जाता, ये मिल्पा कहा जाता है मैक्सिको में। मैक्सिको में इसको मिल्पा कहते हैं। क्या कहते हैं? मिल्पा कहते हैं। और मलेशिया में इसे लादांग कहते हैं। क्या कहते हैं? लदांग कहते हैं मलेशिया में। जबकि रोका कहते हैं ब्राजील में। ब्राजील देश में स्थानांतरण कृषि को या झूम कृषि को रोका कहते हैं, मलेशिया में लदांग कहते हैं, मैक्सिको में मिल्पा कहते हैं और भारत में उत्तर पूर्वी भारत के जो क्षेत्र हैं वहां पर इसको झूमिंग कहते हैं। ठीक, इतनी बात कन्फर्म हो चुकी है, तो हमने यहाँ पर मिलान कर दिए हैं। अलग अलग नामों से पुकारी जाती है, जैसे झूमिंग उत्तर पूर्वी भारत में, मिल्पा मैक्सिको में। मिल्पा कहाँ पर? मैक्सिको में। रोका ब्राजील में, लदांग मलेशिया में। हम बता दिए आपको ये सभी। ठीक, तो राइट आंसर यहाँ पर हो चुका था आपका। लदांग कहाँ पर कहते हैं इसको? मलेशिया में। रोका ब्राजील में, मिल्पा मैक्सिको में और झूमिंग उत्तर पूर्वी भारत में। अब यहाँ पर बात करेंगे कि आखिर स्थानांतरित कृषि होती क्या है। अमेजन बेसिन के सघन वन क्षेत्रों, उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और उत्तरी पूर्वी भारत के भागों में यह कृषि प्रचलित है। ये भारी वर्षा और वनस्पति के तीव्र पुनर्जनन वाले क्षेत्र हैं। वृक्षों को काटकर तथा जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है, तब राख को मृदा में मिलाया जाता है तथा मक्का, रतालू, आलू, कसावा जैसी फसलों को उगाया जाता है। भूमि की उर्वरता की समाप्ति के बाद वह भूमि छोड़ दी जाती है और कृषक नए भूखंड पर चला जाता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? स्थानांतरित कृषि को कर्तन दहन कृषि के नाम से भी जाना जाता है। कर्तन दहन का मतलब होता है कि काट कर उसको जला देना और जली हुई राख में
उस मृदा में उस राख को मिला देना जो कि उपजाऊ यानी कि उर्वरक का काम करती है। इस प्रकार से जो आपकी स्थानांतरित कृषि होती है उसे कर्तन दहन भी कृषि कहते हैं और भारत में उसे झूमिंग कहते हैं, मैक्सिको में मिल्पा कहते हैं, ब्राजील में रोका कहते हैं, मलेशिया में लदांग कहते हैं। आप लोग सब समझ चुके होंगे। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है 12। कहता है कि किस प्रकार की कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसल उगाने और पशुपालन के लिए किया जाता है? स्थानांतरित कृषि, रोपड़ कृषि, गहन निर्वाह कृषि, मिश्रित कृषि। तो यहाँ पर आपको सभी चीजें यहाँ पर बताई जाएंगी। तो बात करें, अगर कैसी बात करें, किस प्रकार की कृषि, यहाँ पर आपको बताना है कि ऐसी कौन सी कृषि है जिसमें क्या होता है कि भूमि का उपयोग भोजन के लिए भी हो और चारे की फसल उगाने के लिए हो और पशुपालन के लिए भी हो। तो उसे कहते हैं मिश्रित कृषि। मिश्रित का मतलब होता है कि दो या दो से अधिक या एक से अधिक फसलों को उगाना। इसके अंतर्गत आपके पशुपालन भी शामिल है, भोजन वाले भी फसलें शामिल हैं, गेहूं, चावल इत्यादि, ठीक, और चारे की भी फसलें इसी में सम्मिलित होती हैं। तो कह सकते हैं यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट होगा। अब आप कहोगे कि सर गहन निर्वाह कृषि क्या होता है? गहन निर्वाह कृषि उस क्षेत्र में की जाती है जहां पर आबादी सघन होती है, जहां पर आबादी अधिक मात्रा में निवास करती है, वहां पर गहन निर्वाह कृषि की जाती है। रोपड़ कृषि, रोपड़ कृषि के अंतर्गत क्या क्या आता है आपका? ठीक, चावल एक किस प्रकार की कृषि है? रोपड़ कृषि है। केला, अनानास, ठीक, ये सभी किस कृषि के अंतर्गत आते हैं? रोपड़ कृषि। रोपड़ कृषि को बागानी कृषि भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन से ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं? कैसे स्रोत? गैर परंपरागत स्रोत हैं। ज्वारीय ऊर्जा, बायोगैस, परमाणु ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। कौन सा कथन यहाँ पर राइट होगा? आपसे पूछा गया है गैर परंपरागत। गैर परंपरागत का मतलब होता है नवीकरण संसाधन या नवीकरणीय स्रोत। क्या होता है? नवीकरणीय स्रोत होता है। इसका मतलब नवीकरणीय स्रोत उन स्रोत को कहते हैं जिन्हें पुनः प्राप्त या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, उन्हें कहते हैं नवीकरण स्रोत। ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, ये कैसे स्रोत हैं? ये नवीकरण स्रोत हैं। बायोगैस भी नवीकरण स्रोत के अंतर्गत आती है। परमाणु ऊर्जा भी नवीकरण संसाधन या स्रोत के अंतर्गत आती है। भूतापीय भी इसी के अंतर्गत आती है। तो कह सकते हैं यहाँ पर चारों ही कथन कैसे हैं? बिल्कुल राइट कथन हो जाएंगे। अब आप कहोगे कि सर गैर परंपरागत तो आपने बता दिया है, अब परंपरागत की बात करेंगे। परंपरागत या अनवीकरण संसाधन, यहां पर लिख देते हैं परंपरागत को कहते हैं अनवीकरण संसाधन। क्या कहते हैं? अनवीकरण संसाधन या स्रोत कहते हैं। इन्हें क्या होता है कि इन्हें एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा प्रयोग में नहीं ला सकते हैं, इसे कहते हैं अनवीकरण या परंपरागत स्रोत, जिसके अंतर्गत आपका खनिज तेल हो गया, पेट्रोलियम हो चुका है, कोयला हो गया है, इस प्रकार के स्रोत आते हैं। ठीक, जबकि गैर परंपरागत या नवीकरण के अंतर्गत जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, बायोगैस, परमाणु ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा इत्यादि आते हैं। यहाँ पर सभी कथन कैसे दिए गए? बिल्कुल सही दिए गए हैं। यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 14। कहता है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 जून, 10 जुलाई, 10 जून या 8 जुलाई? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 5 जून को। कब मनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुका है 15। कहता है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। जैव मंडल, वायुमंडल, जलमंडल या स्थल मंडल। ठीक, तो इनका करना है यहाँ पर मिलान। जैव मंडल का मतलब क्या होता है कि ऐसा क्षेत्र, कैसा क्षेत्र जहां पर स्थल भी हो और जल भी हो और वायु भी हो, तो उस क्षेत्र को कहते हैं जैव मंडल। इसका जो मिलान होगा 3 के साथ हो जाएगा। पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र जहां स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं, उसे कहते हैं जैव मंडल या बायोस्फीयर। ठीक, बायोस्फीयर कहते हैं। जैसे कि एक ये आपकी हो चुकी है यहाँ पर क्या, ये आपका हो गया स्थल, यहाँ पर मिल चुका है आपका जल, और ये हो गई आपकी वायु। तो इसी के बीच का जो संकृत क्षेत्र है इसी को कहेंगे जैव मंडल। इतनी बात आप सभी लोग समझ चुके होंगे। वायुमंडल तो आप सभी लोग जानते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को ही वायुमंडल के नाम से जाना जाता है। जलमंडल क्या होता है? जलीय क्षेत्र, इसका मिलान 2 के साथ हो जाएगा।
और स्थल मंडल का मतलब होता है कि पृथ्वी की ठोस प्रपटी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल के नाम से जाना जाता है। बात करें यहाँ पर प्रीवियस ईयर के पेपर की, प्रीवियस ईयर के पेपर में इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। कहता था कि कॉलम 1 और 2 के साथ मिलान करने को ओजोन परत, क्या ओजोन परत है, रेडियो प्रेशर, मौसम संबंधित घटनाएं, पतली वायु, ठीक, इनका करना है मिलान। ओजोन परत का किसके साथ मिलान होगा, इसका मिलान हो जाएगा समताप मंडल के साथ। अब आप कहोगे कि समताप मंडल के साथ कैसे होगा, ओजोन परत को समताप मंडल या समताप परत के नाम से भी जाना जाता है। रेडियो प्रेशर जो तरंगे होती हैं कहां पर ये उत्पन्न होती हैं, ये होती हैं आयन मंडल में। किस मंडल में दोस्तों, आयन मंडल। बाह्य मंडल को ही आयन मंडल के नाम से जाना जाता है। इसका यहां पर हो जाएगा बी का होगा चौथा। बाह्य मंडल को क्या नाम से जाना जाता है, आयन मंडल के नाम से जाना जाता है। ठीक, जो मौसम संबंधित घटनाएं होती है किस मंडल में होती है, ये होती हैं तो क्षोभ मंडल में। ठीक, क्षोभ मंडल में होती हैं और समताप मंडल में किसी भी प्रकार की कोई घटना नहीं होती है। इसी कारण कह सकते हैं कि जो समताप मंडल होता है उसमें हवाई जहाज उड़ते हैं। अब बात करें यहाँ पर पतली वायु, पतली वायु आपकी पाई जाती है बहिर्मंडल में। बहिर्मंडल यानी कि सबसे लास्ट वाला एक्सोस्फेयर, जिसमें क्या होता है कि तमाम गैसें तरल मात्रा में तैरती रहती हैं। तो इन सभी का यहाँ पर हो चुका है मिलान। ए का जाएगा किसके साथ, ए का जाएगा यहाँ पर थर्ड के साथ। ए का थर्ड किस ऑप्शन में, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट होगा। कह सकते हैं यहाँ पर कौन सा राइट हो चुका है, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, गलत कथन यहाँ पर बताना है। महाद्वीपीय प्रपटी सिलिका एवं एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी है, बिल्कुल सही कथन होगा। जो पृथ्वी की जो पहली परत होती है जिसे कहते हैं परपटी, जो ऊपरी की जो परत होती है उसे कहते हैं परपटी या भूपरपटी, जो कि किन किन खनिजों से मिलकर बनी होती है, सिलिका तथा एल्यूमिना। पहली परत को कहते हैं सियाल। भूपरपटी को किस नाम से जाना जाता है, सियाल के नाम से जाना जाता है। सियाल के बाद आपकी आती है सीमा, सियाल के बाद आती है सीमा, और तीसरी परत का नाम होता है निफे। याद रखेंगे आप सभी लोग, जो हम यहाँ पर बताएंगे। सियाल 2 शब्दों से मिलकर बना है, सी यस, ठीक, और अल ए एल। यहाँ पर एस से होगा आपका सिलिका और ए एल से हो जाएगा एल्यूमिना, जो कि पहली परत। सियाल क्या क्या पाया जाता है इसमें, सिलिका और एल्यूमिना, जिसे कहते हैं भूपरपटी। अब बात करें सीमा यानी कि दूसरी परत, दूसरी परत का नाम क्या होता है, मेंटल। क्या होता है, मेंटल, जिसमें क्या पाया जाता है, सिलिका पाई जाती है, और एम से होगा यहाँ पर मैग्नीशियम। सिलिका और मैग्नीशियम के भंडार पाए जाते हैं मेंटल वाली परत में यानी कि दूसरी परत में। निफे की बात करें तो निफे का मतलब क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर क्या होगा ये भी आप समझेंगे यहाँ पर। ठीक, निफे से होगा यानी कि ना से यानी ई से क्या होगा, निकेल हो जाएगा, और फे से क्या होगा, फेरस। फेरस का मतलब होता है लोहा, आयरन। तो यहाँ पर आप लोगों को कन्फर्म हो चुका होगा, जो पहली परत में क्या क्या पाया जाता है, सिलिका और एल्यूमिनियम, दूसरी परत में सिलिका मैग्नीशियम, तीसरी परत में निकेल और लोहा पाया जाता है। ठीक, सियाल को कहते हैं भूपरपटी, सीमा को कहते हैं मेंटल, और निफे को कहते हैं क्रोड। अब बात करें अपने क्वेश्चन की, महासागरीय परपटी सिलिका एवं आयरन से बनी हुई है, बिल्कुल गलत होगा। यहाँ पर पृथ्वी की सतह परपटी के नीचे कौन सी परत है, मेंटल व क्रोड परत है, यानी कि ये तो कथन यहाँ पर कैसा है, सही है। पृथ्वी की आंतरिक परत जो कि क्रोड कहते हैं, जो कि मुख्यतः निकेल और लोहे से बनी है, जिसको हम अभी हम समझा चुके हैं, जिसे क्या कहते हैं, निफे कहते हैं, यानी कि ये भी यहाँ पर सही होगा। तो गलत कौन सा है यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ बी वाला कथन यहाँ पर गलत है। तो गलत पहचानना था तो राइट कौन सा होगा, राइट भी यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि जो गलत है वही तो सही होगा। यहाँ पर बात करें अब पॉइंट की, पॉइंट यहाँ पर आप समझिएगा, हर साल क्वेश्चन आपसे इसी पॉइंट से देखने को मिलते हैं, इसलिए यहाँ पर हम पॉइंट भी आपको लेकर आए हैं। पृथ्वी का आंतरिक भाग एक प्याज की तरह, पृथ्वी भी एक ऊपर से सकेंद्री परतों से बनी है। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को परपटी कहते हैं, यह पतली परत होती है। ठीक, यह महाद्वीपीय संयुति में 35 किलोमीटर होती है। कहां पर, महाद्वीपीय संयुति में 35 किलोमीटर होती है, और समुद्र सतह में केवल 5 किलोमीटर होती है। समुद्र सतह पर कितनी होती है, 5 किलोमीटर होती है। महाद्वीपीय संयुक्त मुख्य रूप से सिलिका और एल्यूमिना से बनी होती है, जिसे सियाल कहते हैं, इसलिए इसको सियाल सिलिका कहते हैं। ठीक, भी कहा जाता है। महासागर की परपटी जो मुख्यतः किससे बनी होती है, अब यहाँ पर बात आ चुकी है महासागर की जो परपटी होती है, किसकी, महासागर वाली जो परपटी होती है वो किससे निर्मित होती है, वो निर्मित होती है सिलिका तथा मैग्नीशियम से। किससे, सिलिका तथा मैग्नीशियम से, जिसे दूसरी परत भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, दूसरी परत भी कह सकते हैं, इसलिए इसे सीमा कहा जाता है।
पर्पटी के ठीक नीचे मेंटल होता है जो कि 2900 किलोमीटर की गहराई तक होता है। इसकी सबसे आंतरिक परत क्रोड है। इतनी बात कंफर्म हो चुकी है। यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? सही कथन यहाँ पर बताना है। सूर्य का खिंचाव बल सौर मंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश व ऊष्मा का मुख्य स्रोत है। केवल ए सही, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो ए एक ना ही दो। तो कौन सा कथन यहाँ पर सही होगा? जो सूर्य होता है, सूर्य का जो खिंचाव बल सौरमंडल को बांधे रखता है, बिल्कुल सही कथन है। सौरमंडल के मध्य में आपका सूर्य स्थित है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश व ऊष्मा का मुख्य स्रोत है। ये भी कथन यहाँ पर सही है। कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होगा, एक और दो दोनों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के आधार पर ग्रहों का क्रम चुनिए। इसको हम बता चुके हैं, ठीक। मतलब कि सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम क्या है, क्या कौन सा क्रम होगा यहाँ पर? बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, यहाँ पर इसका क्रम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होगा। बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 की। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन थे? पाणिनि, कणाद, आर्यभट्ट या नागार्जुन? तो राइट आंसर यहाँ पर होगा आर्यभट्ट। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे, जिन्होंने आर्यभट्टम एक पुस्तक लिखी थी। कौन सी पुस्तक? आर्यभट्टम एक पुस्तक लिखी थी। यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 22, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वह कौन सा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुवत वृत्त तीनों गुजरती हैं? ठीक, अफ्रीका है या दक्षिणी अमेरिका है, यूरोप है या एशिया है? तो कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिससे कर्क रेखा भी गुजरती है, मकर रेखा भी गुजरती है और विषुवत रेखा भी गुजरती है। तो कौन से महाद्वीप से? अफ्रीका महाद्वीप से। किस महाद्वीप से? अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुका है 23, मिलान करें। ठीक, मिलान करने से संबंधित क्वेश्चन है। सेरीकल्चर, पीसी कल्चर, वीटी कल्चर, हार्टिकल्चर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। सेरीकल्चर क्या है या पीसी कल्चर? ठीक इस प्रकार से सेरीकल्चर क्या होता है दोस्तों? सेरीकल्चर होता है रेशम के कीटों का पालन, यानी कि ए का किसके साथ जाएगा? एक के साथ। पीसी कल्चर का मतलब होता है मत्स्य पालन, मछलियों का पालन, यानी कि बी का जाएगा थर्ड के साथ। वीटी कल्चर का मतलब होता है अंगूर की खेती। किसकी खेती? या अंगूर की खेती, यहाँ पर सही हो जाएगा। हार्टिकल्चर का मतलब होता है सब्जी वाली खेती। कैसी खेती? सब्जी वाली खेती, फूलों वाली खेती, फलों वाली खेती को कहते हैं हार्टिकल्चर। तो यहाँ पर कौन सा कथन सही होगा? सेरीकल्चर का किसके साथ गया है? एक के साथ। यहाँ पर एक यहाँ पर भी दिया गया और यहाँ पर भी दिया गया है, लेकिन बी किसके साथ गया है? तीन के साथ। किसके साथ? तीन के साथ। यहाँ पर भी दिया गया और यहाँ पर भी दिया गया है। अगर बीटी कल्चर 4 के साथ है तो यहाँ पर सी किसके साथ है? सी यहाँ पर है 4 के साथ। तो ऑप्शन नंबर 1 कैसा होगा? यहाँ पर राइट हो जाएगा। बात करें अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ने से पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, क्या आप जानते हैं यहाँ पर कल्चर लिखा है, एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर, वीटी को इसमें जोड़ेंगे कल्चर, पीसी कल्चर और सेरीकल्चर। तो एग्रीकल्चर का मतलब होता है कृषि। क्या होता है? मृदा की जुताई, फसलों को उगाना, पशुपालन का विज्ञान एवं कला, इसे क्या कहते हैं? खेती भी कहते हैं। अब बात करें सेरीकल्चर की, किसकी? रेशम उत्पादन को कहते हैं सेरीकल्चर। रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन यह कृषक की आय से पूरक हो सकता है। पीसी कल्चर की बात करें, मत्स्य पालन, विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन। ठीक, वीटी कल्चर द्राक्षा कृषि यानी कि अंगूरों की खेती। हॉर्टिकल्चर की बात करें, उद्यान कृषि, वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जियों, फूलों और फलों को उगाने वाली कृषि क्या कहलाती है? हार्टिकल्चर कहलाती है। साधारण सी बात है, एग्रीकल्चर कृषि, सेरीकल्चर रेशम उत्पादन से, पीसी कल्चर मछली पालन से, विटीकल्चर अंगूर से, हॉर्टिकल्चर सब्जी फूल फल से। ठीक, बात करें अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 24। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। अंतरिक्ष में उपस्थित भारतीय उपग्रह कौन कौन से हैं? इनसेट, IRS, एडुसेट, कौन कौन से हैं ये? यहाँ पर जो आपके नाम दिए गए, इनसेट, IRS, एडुसेट, ये सभी उपग्रह भारतीय उपग्रह हैं जो कि अंतरिक्ष में स्थापित किए गए हैं। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुका है 25। 25 कहता है कि कथन वे स्थान जो ग्रीनिच के पश्चिम में है उनका समय ग्रीनिच समय के आगे होगा, जो स्थान पूरब में है उनका समय पीछे होगा। क्या ये कथन ए सही है या नहीं है? तो चलिए इसको भी समझ लेते हैं। यहाँ पर बात की गई है कि वे स्थान जो ग्रीनविच के पश्चिम में है। ठीक,
यहीं से क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बनता है टाइम पूछने के लिए। तो अगर आपने यह पॉइंट अच्छे ढंग से समझ लिया तो वे भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं ना। तो ग्रीनविच के पश्चिम में उनका समय क्या होता है, ग्रीनविच समय के आगे होगा, नहीं आगे नहीं होगा। अगर पश्चिम में समय क्या होता है, माइनस होता है, पश्चिम में क्या होता है माइनस, और पूरब में होता है प्लस, ईस्ट में होता है प्लस, जबकि वेस्ट में क्या होता है माइनस, घटता है समय, यानी कि घटता है। यहाँ पर बात करिए ग्रीनविच पश्चिम में क्या कैसा समय होगा, पीछे होगा, जबकि यहाँ पर कह दिया गया है आगे। तो कैसा कथन हो चुका है दोस्तों, गलत हो चुका है। जो स्थान पूरब में उनका समय पीछे होगा, नहीं पीछे नहीं होगा, जो स्थान पूरब में है उनका समय आगे होगा, और जो पश्चिम में है उनका समय कैसा होगा, पीछे होगा। तो कथन एक कैसा हो चुका है, यहाँ पर बिल्कुल ही गलत हो चुका है। कथन बी की बात करें कि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है या घूमती है, तो यहाँ पर कथन सही है, पश्चिम से पूरब की ओर पृथ्वी घूमती है। केवल और केवल यहाँ पर बी ही सही है। तो किस कथन में जाएगा इसका राइट आंसर, 3 में जाएगा, ए गलत तथा बी सही है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 26 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। दो भूभागों को जोड़ने वाली भूमि की एक संकरी पट्टी को किस नाम से जानते हैं, जल संधि, स्थल, डमरू मध्य द्वीप या खाड़ी, किसके नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दो भूभागों को जोड़ने वाली जो संकरी पट्टी होती है उसको किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, उसको जानते हैं दोस्तों। यहाँ पर भूमि की बात करेगी, ये भूमि की जो संकरी पट्टी होती है क्या कहेंगे उसको, उसको कहेंगे, क्या कहेंगे, स्थल, स्थल डमरू मध्य कहेंगे, क्या कहेंगे, स्थल डमरू मध्य कहेंगे। यहाँ पर बात आ गई है किसकी, यहाँ पर बात आ चुकी है स्थल संधि या स्थल डमरू मध्य भी उसको कहेंगे। तो इसको यहाँ पर देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट को। स्थल संधि, स्थल का वह एक संकरा भाग जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है, क्या कहलाता है, स्थल संधि या स्थल डमरू मध्य भी उसको कह सकते हैं। स्थल संधि यहाँ पर इसको लिख देते हैं, यहाँ पर स्थल संधि कहते हैं। जैसे कि आप समझिएगा, दक्षिणी अमेरिका और उत्तर अमेरिका को कौन सी संधि जोड़ती है, स्थल संधि कह सकते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को जोड़ने वाली स्थल संधि का नाम क्या है। ठीक, क्या नाम है, आप गूगल पे सर्च करके भी बता सकते हैं। अगर आपको मालूम है तो अभी कमेंट करके बताएंगे। ठीक, स्थल संधि को क्या कहते हैं, अमेरिका, उत्तर अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को जोड़ने वाली स्थल संधि का नाम बताएंगे आप सभी लोग। जल संधि किसे कहते हैं, पानी का वह संकरा भाग, कैसा भाग, पानी का वह संकरा भाग जो दो बड़ी जल राशि जैसे समुद्रों तथा महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है, उसे कहते हैं जल संधि। का मतलब होता है तो जल वाले क्षेत्र को जोड़ना। अगर स्थल वाले जल को जोड़ते हैं, स्थल वाले भाग को जोड़ते हैं तो उसको कहते हैं स्थल संधि। यहाँ पर कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। जो स्थल संधि होती है वो स्थल को मतलब कि स्थल वाले भागों को जोड़ती है। अगर बात आपसे पूछ ले कि जल वाले जो भाग को जोड़ेगी उसको कहेंगे जल संधि। क्या कहेंगे, पानी का संकरा भाग जो दो बड़ी जल राशि को समुद्रों तथा महासागरों से एक दूसरे जोड़ता है उसे कहते हैं जल संधि। कन्फर्म हो चुका है स्थल संधि और जल संधि में अंतर। जैसे कि यहाँ पर दिया गया, भारत, श्रीलंका और भारत के बीच कौन सी जल संधि है, ये तो आप सभी को मालूम होगी। इसको क्या कहेंगे, जल संधि कहेंगे। कौन सी संधि है, भारत और श्रीलंका के बीच है पाक जल संधि। कौन सी जल संधि है, पाक जल संधि है। यहाँ पर पूछा गया भारत एवं श्रीलंका के बीच स्थित जल संधि का नाम बताइए, तो कौन सी संधि है, पाक जल संधि है। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कौन सा है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 27 है। यहाँ पर वायुमंडल की कौन सी परत हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या बहिर्मंडल। तो कौन सा मंडल होगा जो कि हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती है, तो होता कौन सा है, यहाँ पर होता है समताप मंडल। समताप मंडल को ओजोन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। याद रखेंगे आप सभी लोग, समताप मंडल को किसके नाम से जाना जाता है, ओजोन मंडल के नाम से जाना जाता है। समताप मंडल में किसी भी प्रकार की मौसम संबंधित घटनाएं नहीं होती हैं, इसी कारण हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श माना जाता है। अगर बात करें क्षोभ मंडल की, क्षोभ मंडल में मौसम संबंधित सभी प्रकार की घटनाएं होती हैं। कैसी घटनाएं, मौसम संबंधित सभी प्रकार की घटनाएं होती हैं। समताप मंडल में ऐसी घटनाएं नहीं होती हैं, इसी कारण हवाई जहाज उड़ते हैं। मध्य मंडल की बात करें, मध्य मंडल में उल्कापिंड आते ही जल जाते हैं। क्या जल जाते हैं, उल्कापिंड जल जाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है कि ऐसी कौन सी परत है जिसमें उल्कापिंड आते ही जल जाते हैं, तो मध्य मंडल है। ठीक, बहिर्मंडल में आपका क्या होता है, एक्सोस्फीयर, यानी कि उसमें पतली पतली वायु तैरती रहती हैं, अनेक मात्राएं में है वहां पर वायु जो कि वहां पर तैरती हैं। ठीक, बहिर्मंडल में
क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको जितने भी मिलेंगे वे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। समताप मंडल की परिस्थितियां हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं, सही कारण कौन सा है? निम्न वायुदाब, उच्च वायुदाब, बादलों एवं मौसम संबंधित घटनाओं से मुक्त होना, आंधी वाली परिस्थितियां। राइट आंसर तो यहाँ पर आपका क्या होगा? मौसम संबंधित घटनाओं से मुक्त होता है, इसलिए समताप मंडल में हवाई जहाज उड़ते हैं, यही कारण इसका हो जाएगा, जो कि आपके 2023 वाले पेपर में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। यहां पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि मध्य मंडल की विशेषता है। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यह वायुमंडल की तीसरी परत है, बिल्कुल सही कथन है। यहाँ पर कैसा कथन है? बिल्कुल सही कथन है। मध्य मंडल कौन सी परत है? तीसरी है। पहली है आपकी क्षोभ मंडल, दूसरी कौन सी है? क्षोभ मंडल के बाद आती है समताप मंडल, के बाद आती है मध्य मंडल, के बाद आती है कौन सी? मध्य मंडल के बाद कौन सी आती है? बाह्य मंडल आती है, जिसे आयन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद आती है एक्सोस्फीयर, जिसे बहिर्मंडल के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर हमने आपको सभी पांचें परतें बता दी, जितनी कितनी परतें होती है? 5 परतें होती है, पांचों को बता दिया है। यह तीसरी नंबर की परत है। यह लगभग 80 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक फैली हुई है, बिल्कुल सही कथन है। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाला उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाता है। क्या होता है कि उल्कापिंड आते ही इस परत में जल जाता है, इसे हम बता चुके हैं। तो तीनों ही कथन यहाँ पर कैसे दिए गए? बिल्कुल सही कथन दिए गए हैं। ए बी सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ए बी सी। बात करें यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुका है 30। भारत के उत्तरी क्षेत्र की गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन को क्या कहते हैं? व्यापारिक पवन, लू, पछुआ पवन, या इनमें से कोई नहीं? तो क्या कहेंगे? जो भारत के जो क्षेत्र है, कैसे क्षेत्र? उत्तरी क्षेत्र की गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन को कहते हैं लू। क्या कहते हैं? लू। पश्चिम की ओर बहने वाली पवनों को कहते हैं पछुआ पवन। ये भी आप याद रखेंगे ना। बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूरा का पूरा पूछे जाने की आशंका है, और इससे बनने वाले सभी प्रकार के क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। विशाल लोयस निक्षेप कहाँ पाए जाते हैं? ठीक, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी, यानी कि आपको पसंद आ रही होगी, तो वीडियो को अभी लाइक करेंगे और चैनल को भी अभी सब्सक्राइब करेंगे। चीन में, भारत में, या अफ्रीका में, या इनमें से कोई नहीं। ठीक, जो विशाल लोयस के निक्षेप पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं चाइना में, चीन में पाए जाते हैं। अब आप कहोगे कि सर लोयस निक्षेप क्या होता है? ठीक, ये पवन के द्वारा निर्मित एक निक्षेप है। किसके द्वारा? पवन के द्वारा एक मतलब कि निर्मित निक्षेप है, जिसे कहते हैं लोयस। लोयस कहाँ पर पाए जाते हैं? ये चाइना में पाए जाते हैं, चीन में पाए जाते हैं। ठीक, यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी समझ लेते हैं। कैसे? इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, इसको भी समझेंगे। पवन के कार्य क्या आपने कभी रेगिस्तान देखा है? बालू डिब्बे के कुछ चित्र एकत्र करके प्रयास कीजिए। ठीक, रेगिस्तान में पवन, अपरदन एवं निक्षेपण प्रमुख कारक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट तो अब शुरू हुआ है। रेगिस्तान में पवन, अपरदन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारक है। रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के सेल देख सकते हैं, जिन्हें समानता क्या कहते हैं? छत्रक सेल कहते हैं। क्वेश्चन यहीं से आपके एग्जाम में पूछा गया था कि छत्रक सेल क्या होती है। ठीक, क्या पूछा गया था? छत्रक सेल। पवन सेल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है, इसलिए इस ऐसे सेल के आधार पर संकीर्ण एवं शीर्ष विस्तृत होते हैं। पवन चलने पर यह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। जब पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है। ठीक, ये यहाँ पर आपको दिख रही होंगी, इस प्रकार की पहाड़ियां हो चुकी हैं, जो कि पवन द्वारा निक्षेपित आकृतियों का निर्माण कर रही हैं। इस प्रकार की आकृतियां, ठीक, इनको बालू डिब्बा कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं बालू डिब्बा हैं ये सभी आकृतियां ना। तो बालू डिब्बा कहेंगे। जब बालू कण महीन एवं हल्के होते हैं तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जाती है। जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इसे कहते हैं लोयस। अब यहाँ पर आ चुका है मेन पॉइंट। क्या कहते हैं? लोयस कहते हैं। चीन में विशाल लोयस निक्षेप पाए जाते हैं। याद रखेंगे, विशाल लोयस के निक्षेप कहाँ पाए जाते हैं? चाइना में पाए जाते हैं। ठीक, यहाँ पर बात करें क्वेश्चन नंबर 32 की। कौन सा क्वेश्चन? 32। यहाँ पर कहता है कि जब द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है, जब द्रवित मैग्मा ठोस हो जाता है, ठीक, तब इस प्रकार बने सेल को कहते हैं कयंत्रित अवसादी आग्नेय या जीवाश्म युक्त सेल। क्या कहेंगे दोस्तों? इसको कहेंगे आग्नेय सेल। आग्नेय सेल को प्राथमिक सेल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये प्रथम सेल है। कैसी सेल है? प्रथम चट्टान या सेल होती है। अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं कि आग्नेय सेल का निर्माण अग्नि से होता है, परंतु यह अग्नि से नहीं होता, जबकि द्रवित मैग्मा के ठंडे होने से इसका निर्माण होता है, यानी कि मैग्मा से इसका निर्माण होता है आग्नेय सेल का। ठीक, बात करें यहाँ पर पॉइंट की। ठीक, पॉइंट के साथ आपको बताया जाएगा हर एक पॉइंट को अच्छे ढंग से, तो समझिएगा
मुख्य रूप से सेल 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। आग्नेय इग्नियस जिसे कहते हैं सेल अवसादी, नंबर दूसरी कौन सी? अवसादी सेल, सेलिमेटरी सेल, और तीसरी होती है आपकी कायांतरित या रूपांतरित सेल भी इसको कहते हैं। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है, इस प्रकार बने सेल को आग्नेय सेल कहते हैं। इन्हें प्राथमिक सेल भी कहा जाता है। आग्नेय सेल 2 प्रकार की होती हैं, अंतर्भेदी सेल और बहिर्भेदी सेल। इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर, सेलें जो आग्नेय होती हैं 2 प्रकार की होती हैं, अंतर्भेदी सेल और बहिर्भेदी सेल। ठीक, इतना कन्फर्म हो चुका है यहाँ पर आग्नेय सेल के बारे में। प्राथमिक सेल, ठीक, इनका निर्माण कैसे होता है? मैग्मा के ठोस होने से इनका निर्माण होता है। अब बात करें अवसादी सेल की, दूसरे नंबर की सेल। अवसाद दबकर कठोर होकर सेल की परत बनाते हैं, इस प्रकार की सेलों को क्या कहते हैं? अवसादी सेल कहते हैं। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। इन सेलों में पौधों, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं को भी इन सेलों पर रहे हैं के जीवाश्म भी हो सकते हैं, इसलिए इसको जीवाश्म क्या कहते हैं? जीवाश्म सेल भी के नाम से जाना जाता है। जीवाश्म सेल को किसको जाना जाता है? अवसादी सेल को जीवाश्म सेल के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या होता है? अवसाद पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? अवसाद पाए जाते हैं। एक महत्वपूर्ण बात अब हम यहाँ पर बताएंगे आपको, अवसादी सेल को क्या कहते हैं? परतदार सेल। कैसे सेल कहते हैं? परतदार सेल कहते हैं, क्योंकि ये कैसी सेल होती है? अवसादी होती है। इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? जीवाश्म पाए जाते हैं। जिसमें जीवाश्म पाए जाएंगे वो कैसी परत बन जाएगी? परतदार परत बन जाएगी, इसीलिए इसको कहते हैं परतदार। अवसादी को परतदार भी कहते हैं। बात करें यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 की, यानी कि कायांतरित चट्टान की या रूपांतरित चट्टान की। आग्नेय एवं अवसादी सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो सकती है या हो जाती है, तो इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं कायांतरित सेल या रूपांतरित सेल। चिकनी मिट्टी, स्लेट, बसा, चूना पत्थर, संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। ठीक, यहाँ पर आपको हमने तीनों प्रकार की सेलों के बारे में विस्तृत रूप से बता दिया है, आग्नेय सेल और अवसादी सेल और कायांतरित सेल। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ठीक, क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है 33। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, पर्यावरण यानी एनवायरमेंट शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? किस शब्द से हुई है? फ्रेंच शब्द एनवायरोनेर, लैटिन शब्द, यूनानी शब्द या ग्रीक शब्द? राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर 1, फ्रेंच शब्द एनवायरोनेर से हुई है एनवायरमेंट की उत्पत्ति, जिसे कहते हैं पर्यावरण। यहाँ पर समझिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट को, शब्द उत्पत्ति पर्यावरण यानी एनवायरोमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द एनवायरोनेर या एनवायरोनेर से हुई है, जिसका अर्थ होता है पड़ोस। अर्थ भी यहाँ पर समझिएगा, क्या अर्थ होता है? एनवायरमेंट का अर्थ क्या होता है? पड़ोस होता है, जो कि फ्रेंच भाषा से निकला हुआ शब्द है। किस भाषा से? फ्रेंच भाषा से। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 34, काजीरंगा एवं मानस वन्य प्राणी अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? असम में, राजस्थान में, पश्चिम बंगाल में, झारखंड में? कहाँ पर स्थित है काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य? कहाँ पर है? या मानस अभयारण्य? ये दोनों ही एक ही स्थान पर स्थित है, तो वो है यहाँ पर असम में। कहाँ पर? असम में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ये भी आप सभी लोग याद रखेंगे, असम तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 35, कहता है कि समुद्री तरंग द्वारा बनाई गई दीवार जैसी आकृतियां क्या कहलाती? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैसा क्वेश्चन? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। समुद्री गुफा, समुद्री भृगु, तटीय मेहराब या स्टैक? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। जो समुद्री तरंग द्वारा बनाई गई दीवार जैसी आकृतियां होती हैं उनको कहते हैं स्टैक। क्या कहते हैं दोस्तों? स्टैक कहते हैं। और समुद्री निक्षेपण के द्वारा क्या बनाया जाता है? समुद्री गुफाओं का निर्माण होता है। ठीक, यहाँ पर क्लियर हो चुका है, राइट आंसर यहाँ पर स्टैक होगा, जो कि दीवार जैसी आकृति बनती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें यहाँ पर, इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक, कैसा पॉइंट? इंपॉर्टेंट पॉइंट। समुद्री तरंग के अपर्दन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियां बनाते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि समुद्र की जो तटीय स्थलाकृतियां हैं कौन बनाते हैं, तो अब आप कहेंगे कि अपर्दन एवं निक्षेपण। किसके अपर्दन? तरंग के अपर्दन एवं निक्षेपण से समुद्र की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, जिससे दरार विकसित होती है। समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी होती जाती हैं। इनको समुद्री गुफा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? समुद्री गुफा कहते हैं। ये यहाँ पर दिया गया है समुद्री गुफा। ठीक, आगे बात करें, इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल छत बचती है, जिसे तटीय मेहराब कहते हैं। इस प्रकार से छत बचती है, जिसे तटीय मेहराब कहते हैं। अंतिम में क्या बचता है? स्टैक बचता है। ठीक, उसी की बात करेंगे अब। लगातार अपर्दन छत को भी तोड़ देता है, केवल दीवारें जैसी संरचना बनती है, इसी को कहते हैं स्टैक। यहाँ पर ये चित्र दर्शाया गया स्टैक को। पहले क्या बना था? समुद्री गुफा का निर्माण हुआ था, उसके बाद इसका भी अपर्दन हो चुका, टूट चुका था, फिर बना आपका तटीय मेहराब। तटीय मेहराब के बाद कौन सी आकृति बनी?
स्टैक आकृति बनी। बात करें यहाँ पर समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैलीय तटों को समुद्री भृगु कहते हैं। क्या कहते हैं? समुद्री भृगु कहते हैं। जो ऊपर उठे हुए क्या होते हैं? शैलीय तट होते हैं जो ऊपर उठे हुए होते हैं, उनको कहते हैं समुद्री भृगु। इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर आप याद रखेंगे, कितने फैक्ट यहाँ पर हमने बताए हैं। एक बताया है समुद्री भृगु जो कि ऊपर उठे हुए शैल होते हैं। स्टैक क्या होता है? दीवार जैसी आकृति होती है। तटीय मेहराब क्या होता है? जब केवल समुद्री जो गुफा बनती है उसकी केवल क्या बचती है? छत बचती है, उसी को कहते हैं तटीय मेहराब। समुद्री गुफा का निर्माण कैसे होता है? अपरदन एवं निक्षेपण के कारण समुद्री गुफा का निर्माण होता है। यहाँ पर 4 पॉइंट थे आपके, समुद्री गुफा, तटीय मेहराब, स्टैक और समुद्री भृगु, सभी को यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है। अब बात करेंगे क्वेश्चन की। क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया 36, यानी कि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम 2023 में किस प्रकार से पूछा गया था, जो अभी हमने आपको समझाया यहाँ पर पॉइंट, उसी पॉइंट से क्वेश्चन उठाया गया था कि तटीय क्षेत्रों में समुद्री गुफाएं बनती हैं, समुद्री गुफाओं के निर्माण के लिए उपयुक्त कारण चयन करें। पवन अपरदन तो होगा ही नहीं, यहाँ पर समुद्र की बात करेगी। तरंगों द्वारा अपरदन एवं निक्षेपण मानव निर्मित, यहाँ पर ये सभी गलत हो जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट होगा। तरंगों द्वारा अपरदन एवं निक्षेपण से क्या होता है कि तटीय क्षेत्रों में समुद्री गुफाएं बनती हैं। समुद्री गुफाओं का भी अपरदन धीरे धीरे होता रहता है। उसके बाद क्या बचता है? उसके बाद बन जाता है तटीय मेहराब। तटीय मेहराब के बाद कौन सी आकृति बनती है? स्टैक बनती है दोस्तों, स्टैक बनती है। बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कितने की? 37 की। 37 कहता है कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की विशेषता कौन सी है? मैदानी क्षेत्र में अनेक चाप झील पाई जाती हैं। यहाँ की जलवायु मानसून होती है। ग्रीष्म ऋतु में गर्मी तथा शीत ऋतु में ठंड होती है। कौन से कथन यहाँ पर सही हो जाएंगे? जो यहाँ पर किसकी बात की गई है? जो गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन का जो मैदान है उसकी क्या क्या विशेषता होती है? मैदान क्षेत्र में अनेक चाप झील पाई जाती है। बिल्कुल राइट कथन यहाँ पर दिया गया। यहाँ की जलवायु कैसी होती है? मानसूनी होती है, सही कथन है। ग्रीष्म ऋतु में गर्मी होती है और शीत ऋतु में ठंडी होती है, बिल्कुल सही कथन है। यहाँ पर तीनों ही कथन कैसे दिए गए? बिल्कुल राइट कथन दिए गए, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 38, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भूप्रपटी पर खुला एक ऐसा छिद्र जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकले तो उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहेंगे? ज्वालामुखी, ज्वार भाटा, लावा, मैग्मा, क्या कहेंगे दोस्तों? उसे कहेंगे ज्वालामुखी। ज्वालामुखी पृथ्वी की प्रपटी पर एक ऐसा मुख होता है या छिद्र होता है जिससे क्या होता है कि अचानक मैग्मा, लावा जैसे पदार्थ निकलते हैं, तो उसी को कहते हैं ज्वालामुखी। क्या कहते हैं? ज्वालामुखी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 39। स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े एक सक्रिय क्षेत्र को कहा जाता है। ठीक, स्थल मंडल और क्या, कौन सा मंडल? जल मंडल और आपका वायुमंडल, ये तीनों क्षेत्र होने चाहिए, तो उस क्षेत्र को क्या कहेंगे? उस क्षेत्र को कहेंगे जैव मंडल, यानी कि बायोस्फीयर कहेंगे। इसी में होता है आपका जीवन। क्या होता है? जीवन होता है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 40 जो कि संसाधन से संबंधित क्वेश्चन, इस प्रकार से आपके एग्जाम में पूछा गया था। निम्नलिखित कथनों में से ऊर्जा संसाधनों पर असत्य गलत कथन चुनिएगा। सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा है, बिल्कुल सही बात है। नवीकरण संसाधन है आपका सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, वायु ऊर्जा। ठीक, बायोगैस ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण होती है, बिल्कुल सही कथन है। यहाँ पर ज्वारीय ऊर्जा समाप्त होती है। अब आप बताएंगे कि ज्वारीय ऊर्जा कैसा संसाधन है या कैसा स्रोत होता है? ज्वारीय ऊर्जा आपका होता है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत या संसाधन। ठीक, नवीकरण का मतलब होता है जिससे कई बार प्रयोग में लाओ, यानी कि वो कभी समाप्त नहीं होगी। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर कह दिया गया कि ज्वारीय ऊर्जा समाप्त होती है जबकि ज्वारीय ऊर्जा असमाप्त होती है, मतलब कि समाप्त नहीं होती है। तो कथन यहाँ पर थर्ड गलत होगा। पवन ऊर्जा प्रदूषण मुक्त करती है, बिल्कुल। तो यहाँ पर गलत कथन की पहचान करनी थी, गलत कथन यहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने से पहले ये भी क्वेश्चन आपके संसाधन चैप्टर से पूछा गया था 2023 के पेपर में। ठीक, यहाँ पर क्वेश्चन की बात करें, अपने पर्यावरण को बचाने के लिए जिस प्रकार के संसाधनों का हमें अधिक उपयोग करना चाहिए वह सुझाइए। यानी कि अगर पर्यावरण को बचाना है तो किस प्रकार के संसाधन को अधिक उपयोग करें? तो सही सीधी सी बात क्या होगी यहाँ पर? नवीकरण संसाधन का उपयोग करने से किसी भी प्रकार से पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचता है। ठीक, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा नवीकरण संसाधन, जिसके अंतर्गत जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ठीक, पवन ऊर्जा, इस प्रकार के संसाधन सम्मिलित हैं जिन्हें गैर परंपरागत स्रोत के नाम से भी जाना जाता है। नवीकरण संसाधन ये क्या करते हैं? प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। कोयला हो चुका, इसके अंतर्गत पेट्रोलियम, खनिज तेल, ये सभी कैसे संसाधन है? अनवीकरण संसाधन है। मानव निर्मित संसाधन भी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। तो राइट आंसर तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 अनवीकरणीय संसाधन।
बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि कथन पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन करें। कथन ए कहता है कि 15 से 65 वर्ष के आयु वाले लोगों को आर्थिक रूप से सक्रिय वर्ग में रखा गया है। जो जिनकी आयु कितनी हो चुकी है, 15 से 65 हो चुकी है, उसके मध्य की जो आयु होती है वो कैसी आयु होती है, आर्थिक रूप से सक्रिय होती है, यानी कि वो क्या कर सकते हैं, वो काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर कथन एक ऐसा है, बिल्कुल सही कथन दिया गया। आश्रित लोगों में 15 वर्ष से कम और 65 वर्ष से अधिक आयु के लोग सम्मिलित हैं। जब 65 मतलब कि 15 वर्ष से कम का बालक होगा तो वो आश्रित जनसंख्या के अंतर्गत आएगा, यानी कि वो आश्रित के रूप में रहेगा। और 65 वर्ष से अधिक जनसंख्या भी आश्रित वर्ग में आती है, यानी कि वो काम नहीं कर पाएगी। ये जनसंख्या कैसी हो जाएगी, बुजुर्ग हो जाएगी, बूढ़ी हो जाएगी, जिन्हें लोगों पर आश्रित रहना पड़ेगा। यानी कि दोनों ही कथन यहाँ पर कैसे दिए गए, बिल्कुल राइट दिए गए हैं, कह सकते हैं ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर क्या होगा, राइट हो जाएगा। बात करें यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 43, संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग ताकि न केवल वर्तमान बल्कि भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करे, उसे कहते हैं सतत पोषणीय विकास। क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सतत पोषणीय विकास कहते हैं। सतत पोषणीय विकास का मतलब होता है कि वर्तमान में संसाधनों का इस प्रकार उपयोग करो ताकि आने वाली पीढ़ी भी उस संसाधन का उपयोग कर सके, इसी को कहते हैं सतत पोषणीय विकास। ठीक, राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आ चुका क्वेश्चन नंबर 44, प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं, कैसे संसाधन, प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं, जो हमें संसाधन प्रकृति से मिलते हैं उन्हें प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, बिल्कुल सही कथन है। हवा, मिट्टी, जल ये सभी प्राकृतिक संसाधन हैं, ये भी बात सही है यहाँ पर। ठीक, हवा, मिट्टी, जल, समुद्र ये सभी कैसे संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है। 1 और 2 दोनों यहाँ पर कैसे कथन हो जाएंगे दोस्तों, बिल्कुल राइट कथन हो जाएंगे, 1 और 2 दोनों। बात करें यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की, किस क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन की, शुष्क प्रदेशों में सिंचाई की कौन सी उपयोगी विधि होती है, कि कैसी, जैसे कि शुष्क जो प्रदेश है वहां पर सिंचाई करने की जो उपयुक्त विधि है वो कौन सी है, वो कौन सी विधि है, ट्रिप अथवा टपकन, नहरी सिंचाई, तालाबों या सभी विधियां हैं। तो सबसे जो उपयुक्त विधि है शुष्क प्रदेशों में वो है आपकी ड्रिप या टपकन विधि। कैसी विधि, टपकन विधि। तो राइट आंसर यहाँ पर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1। तो दोस्तों क्वेश्चन आपके लिए यहीं तक थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, और वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका तहे दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।